जी तो स्टूडेंट्स, हम किप्स एमडी-कैट केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ थे प्रैक्टिस बुक के वो सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने 20 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो अब हम 20 से नेक्स्ट जो 20 बचते हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं 21 से। 21 एमसीक्यू द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, कि हमारे पास 1 मोल क्लोरीन गैस है तो उसका मैस कितना होगा, इसको हमने बताना है। तो हमें इससे पहले ये पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसका जो मैस होता है तब वो उसके इक्वल होता है, वो मोलर मैस के इक्वल होता है। जैसा कि इसमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, हमारे पास 1 मोल है क्लोरीन गैस, ठीक है जी। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल क्लोरीन गैस है तो इसका मतलब क्या कि इसका फिर मैस 1 मोल क्लोरीन गैस का मैस किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मोलर मैस ऑफ क्लोरीन गैस के। तो अब बात यह है कि किसी भी सब्सटेंस का हम मोलर मैस कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस की बात की जा रही है, तो क्लोरीन गैस का फॉर्मूला होता है Cl2। ये याद रखिएगा, को जो भी डायटोमिक गैसेज हैं, जैसा कि आपके पास अगर वो कहते हैं आपके पास हाइड्रोजन गैस है वो H2 होती है, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस है वो O2 होती है, फ्लोरीन गैस F2 होती है, इसी तरह क्लोरीन गैस Cl2 होती है। तो ये जो गैसेज हैं ये डायटोमिक गैसेज है। जब भी वहाँ इनके साथ गैस का लफ्ज़ यूज़ करता है ना, तो आपने 2 इसके साथ लगाना है, H2O2 F2 Cl2। तो इनको याद रखना है। तो यहाँ पे उसने क्लोरीन गैस कहा है, तो क्लोरीन गैस का मतलब यहाँ पे Cl2 की बात कर रहा है। तो Cl2 में जो हमारे पास क्लोरीन के एटम हैं उनके एटॉमिक मैसेज को हमने प्लस कर देना है। जिस तरह यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम हैं और हमें पता है 1 क्लोरीन का जो मैस होता है वो होता है 35.5 ग्राम, 5 AMU एटॉमिक मैसेज का 35.5 AMU। तो यहाँ पे हम 2 क्लोरीन है तो हम 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 71 ग्राम पर मोल। तो ये जो आंसर है ये होगा क्लोरीन गैस का मोलर मैस। तो मतलब 1 मोल क्लोरीन गैस का जो मैस होता है वो मोलर मैस के इक्वल होता है, और इसका मोलर मैस क्या है 71 ग्राम पर मोल। तो आंसर में देखते हैं 71 कहाँ पे है, तो आंसर में ये 71 ग्राम है, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर होगा, मोलर मैस ऑफ क्लोरीन कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर अ मोल, कि 1 मोल के लिए कौन सी स्टेटमेंट नहीं ठीक है, तो वो हमने पॉइंट आउट करनी है। तो पहली स्टेटमेंट है इट इज़ काउंटिंग यूनिट। तो क्या मोल एक काउंटिंग यूनिट है? तो हमें पता है कि जो 1 मोल होता है, हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का जब 1 मोल होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे, वो होंगे एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23। मतलब हम नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स को काउंट कर रहे हैं 1 मोल में। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक होगी कि 1 मोल एक काउंटिंग यूनिट है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक होगी। उसने कहा कि जो नई स्टेटमेंट ठीक वो बताना है। दूसरी स्टेटमेंट इट इज़ अ ग्राम एटॉमिक और ग्राम फॉर्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस। तो आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, और कि मोल को जो हम 4 नाम, और मोल के 4 नाम और भी हैं। पहला मोल का नाम, मोल को हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं। दूसरा मोल को हम ग्राम फॉर्मूला भी कहते हैं। फिर इसी तरह तीसरा मोल को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और मोल को हम ग्राम आयंस भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब हम इनको ग्राम एटम, ग्राम फॉर्मूला या ग्राम मॉलिक्यूल कब कहेंगे। तो ये बहुत आसान है। ग्राम एटम हम तब कहेंगे जब हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कोई एलिमेंट अगर 1 मोल होगा तो हम उसको ग्राम एटम भी कह सकते हैं। जैसा कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस। तो अगर हाइड्रोजन गैस हमारे पास 1 मोल है तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन गैस अगर हमारे पास क्या है 1 मोल, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ
हाइड्रोजन है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये एक ही चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब कि हम ग्राम मॉलिक्यूल कब कहेंगे इनको। तो ग्राम मॉलिक्यूल हम तब कहेंगे जब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या हो, वो कोई कोवलेंट सब्सटेंसेस हो। तो ग्राम मॉलिक्यूल हम कब कहेंगे इनको, ग्राम मॉलिक्यूल पे आते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूल मोल को कब कहेंगे, जब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या हो, कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल हो। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, वो कोवलेंट मॉलिक्यूल होंगे। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल की कोई एग्जांपल मैं बताऊं तो जिस तरह वाटर है। तो अगर मैं कह रहा हूँ वाटर मेरे पास 1 मोल है, तो इसका मतलब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि वाटर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अगर 1 मोल ऑफ वाटर कहना हो या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहना हो, ये सेम ही चीज़ है। तो जब हम ग्राम मॉलिक्यूल कब कहेंगे मोल को, जब हम किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि कब हम मोल को ग्राम फार्मूला कहेंगे। तो ग्राम फार्मूला हम तब कहेंगे जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे होंगे। जब हमारे पास जो कोई सब्सटेंस है वो कौन सा होगा, आयोनिक कंपाउंड। जिस तरह हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास NaCl 1 मोल है, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 ग्राम फार्मूला है, ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl है। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ NaCl, ये एक ही चीज़ें हैं। तो ये 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl और 1 मोल ऑफ NaCl, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NaCl और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ वाटर, ये भी एक ही चीज़ें हैं। ये वाली 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं कि ग्राम आइंस कब कहेंगे। तो ग्राम आइंस हम मोल को तब कहेंगे जब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो कोई आयन होगा। जिस तरह तो 1 ग्राम आयन हम किसी भी सब्सटेंस को तब कहेंगे जब हमारे पास कोई सब्सटेंस है वो आयन होगा। जैसा कि हमारे पास आयन है हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम कहेंगे कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन 1 मोल है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 ग्राम आयन है हमारे पास, क्या 1 ग्राम आयन्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम 1 मोल भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बातों का आपने ख्याल रखना है कि मोल्स के हम 4 नाम रखते हैं, ग्राम फार्मूला, ग्राम आयन्स, ग्राम एटम। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमें ठीक ही लग रही है। तो इस लेक्चर से आपको ये फ़ायदा होगा, ये देखें मैं आपको स्टेटमेंट से या फिर MCQ से दूसरे कंसेप्ट भी देता जाता हूँ जो उससे रिलेटेड होते हैं। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट इट इज़ द ग्राम एटॉमिक और ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी ठीक है। तो तीसरी वाली स्टेटमेंट देखते हैं, इट कंटेन्स 6.0 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो ये भी ठीक है कि 1 मोल में हमारे पास 6.0 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, ये भी हमें पता है। तो ये भी ठीक है। चौथे वाली स्टेटमेंट देखते हैं कि ये इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और वो 1 मोल है, जैसा कि हमारे पास एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन गैस और एक सब्सटेंस हमारे पास ऑक्सीजन गैस, और ये 1 मोल के इक्वल हैं, तो वो कह रहा है कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। मगर हमें पता है अगर कोई भी सब्सटेंस, दुनिया की कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर वो 1 मोल होंगे तो उन सब में जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो सेम होंगे, और सेम होंगे तो कितने होते हैं हमें पता है, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 6.0 10 की पावर 23। तो ये डी वाली ऑप्शन ठीक नहीं है कि सेम नहीं होने, डिफरेंट नहीं होने चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट की जगह पे सेम आना चाहिए, फिर ये स्टेटमेंट ठीक होगी। तो उसने गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो ये डी वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो ये डी वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब आगे चलते हैं MCQs नंबर 23 की तरफ। During the combustion analysis,
विच वन इज़ यूज फॉर अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कंबस्शन एनालिसिस के प्रोसेस के दरमियान कौन सा सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो पहले तो ये समझिए कि कंबस्शन एनालिसिस जो हम करते हैं, कंबस्शन एनालिसिस वो हम क्यों करते हैं। तो हमें पता है कंबस्शन एनालिसिस हम करते हैं ताकि हम सब्सटेंस के क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकें। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस करते हैं। और दूसरी बात, कंबस्शन एनालिसिस हम किन कंपाउंड्स का करते हैं, ऐसे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका कंबस्शन एनालिसिस हम करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन कंबस्शन एनालिसिस के प्रोसेस के दरमियान कार्बन से हमारे पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनती है हमारे पास वाटर। तो कंबस्शन एनालिसिस में ये दो प्रोडक्ट हमें मिलती हैं। कौन कौन सी हमें मिलती है, हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो वो कह रहा है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को कंबस्शन एनालिसिस में के प्रोसेस में अब्जॉर्ब कौन सा केमिकल करता है। तो ये आप कंबस्शन एनालिसिस का टॉपिक पढ़े ना, तो वहाँ भी आपको दो केमिकल मिलते हैं जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे और एक वाटर को अब्जॉर्ब करेगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारे पास है 50% KOH। कि यहाँ पे जो 50% KOH होता है ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है जी, तो 50% KOH। अब आगे जाके ना एक और केमिकल नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आ रहा है। ठीक है, 24 क्वेश्चन में इसी के बारे में MCQ आ रहा है। अब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 इन KOH ड्यूरिंग कंबशन एनालिसिस इज़, कि जो CO2 KOH में अब्जॉर्ब होती है, जो हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है, वो कैसा प्रोसेस है। पहली ऑप्शन है केमिकल प्रोसेस है, दूसरी फिज़िकल प्रोसेस है, नेदर केमिकल और फिज़िकल। डी है कि CO2 अब्जॉर्ब भी मैग्नीशियम परक्लोरेट में होता है। तो इसका आंसर ये है कि ये एक केमिकल प्रोसेस है, ए आंसर है इसका। इसका क्या मतलब है, ये जो CO2 अब्जॉर्ब होती है ये हमारे पास कैसी अब्जॉर्ब होती है, ये केमिकल प्रोसेस, मतलब ये KOH से रिएक्ट करके अब्जॉर्ब होती है, इसका केमिकल रिएक्शन होता है। तो जो हाइड्रोजन वाटर मतलब बनता है ये अब्जॉर्ब होता है कैसे, ये फिज़िकल प्रोसेस से अब्जॉर्ब होता है। तो फिज़िकल प्रोसेस मतलब जो मैग्नीशियम परक्लोरेट इसको अब्जॉर्ब करने के लिए केमिकल यूज़ होता है वो इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि जो KOH कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है वो इसको केमिकली रिएक्ट करके अब्जॉर्ब करता है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केमिकल चेंज। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो 25 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। तो इस तरह के जो सवाल होंगे जिसमें वो आपको क्या कहता है कि किसी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने को कहता है। जैसा कि ये जो नीचे कंपाउंड दिए गए हैं वो कह रहा है कि इन सब कंपाउंड में आपने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है किसकी, ऑक्सीजन एटम की। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें आपको किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो वो उनका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज़ इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपाउंड इन ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर टोटल मास ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि हमने सीधा सीधा जो परसेंटेज फाइंड करनी है उसमें मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मतलब जो उस कंपाउंड में एलिमेंट का मास होगा जिसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, उस एलिमेंट का मास जितना होगा उसको हमने डिवाइड कर देना टोटल मास ऑफ कंपाउंड से। जिस तरह क्वेश्चन में देखते हैं उसने पहली ऑप्शन क्या दिया हमें, CH3OH। तो CH3OH में परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं ऑक्सीजन की, CH3OH। तो इसमें हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है, ऑक्सीजन एटम की। तो इस कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, एक ही ऑक्सीजन एटम है, हमें पता है एक ही ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। तो यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, तो हमारे पास मास कितना है 16। उसके अलावा वो कह रहा है हमें कि नीचे हमने क्या रखना है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, कि इस पूरे कंपाउंड का टोटल मास कितना है। तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड, इसको मल्टीप्लाई 100 भी करना चाहिए। टोटल मास ऑफ कंपाउंड हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। जिस तरह इसमें कार्बन कितने हैं, एक, और एक कार्बन का मास होता है 12, और इसी तरह इसमें ऑक्सीजन कितने हैं
एक ही है, और एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16। और इसी तरह हमारे पास इस इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हैं, 3 ये हैं, 3 यहाँ पे हैं और एक ये है, तो 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। तो हाइड्रोजन के हैं 4 एटम और एक हाइड्रोजन के एटम का मैस होता है 1। तो 4 का मैस कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम है, 4 उसका मैस है। तो इन सबको हम प्लस करते हैं, हमारे पास टोटल मैस आ जाएगा कंपाउंड का 16 + 4 20 और 12 32। तो 32 हमारे पास टोटल मैस आ गया। हम इसको डिवाइड करेंगे 32 से और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, CH3OH में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन की। हम इसको सोल्व नहीं करना क्योंकि आगे देखते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा कंपाउंड उसने कौन सा दिया हमें, दूसरा उसने दिया है HCOOH। HCOOH दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है हमें, HCOOH। तो ऊपर हमने क्या रखना होता है, ऊपर हमने मैस ऑफ एलिमेंट रखना होता है। तो इस पूरे कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का मैस है जिसको हमने परसेंटेज फाइंड करनी है वो कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो एक ऑक्सीजन का एटम का मैस 16 होता है, तो 2 का क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 32 आ जाएगा। तो 32 ऊपर आ गया। नीचे क्या होना है, पूरे टोटल कंपाउंड का मैस। तो एक ही 2 उसमें ऑक्सीजन के एटम है जिसका 32 मैस होता है, और एक कार्बन का एटम जिसके 12 मैस होता है, और 2 ही हाइड्रोजन के एटम है जिसका 2 मैस होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 32 + 12 44 और 2 46 आ जाएगा। तो 46 हमारे पास इसका टोटल मैस आ गया 46, और नीचे हमने 46 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तीसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं, क्योंकि उसने कहा कि हाईएस्ट किस में होगी। तो हाईएस्ट बताने के लिए हम सब कंपाउंड की पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर देखेंगे हाईएस्ट किस में है, हाईएस्ट परसेंटेज किस में है। तो तीसरे की तरफ चलते हैं, उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। तीसरा कंपाउंड कौन सा दिया है, C2H5OH। तो C2H5OH हमें तीसरा कंपाउंड दिया। तो ऊपर क्या रखना होता है, मैस ऑफ एलिमेंट। तो इसमें एक ही ऑक्सीजन का एटम है, मतलब 16 ऊपर हम रखेंगे, और नीचे हमने क्या रखना होता है, टोटल मैस। तो 2 कार्बन के एटम हैं, तो एक कार्बन का मैस होता है 12, तो 2 कार्बन का मैस हो गया 24। तो 24 2 कार्बन का मैस हो गया। और इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मैस हैं, 24, 2 कार्बन का मैस हो गया, ऑक्सीजन का 16 है, और इसके अलावा 5-6 हाइड्रोजन के हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 और 6 30 और 46। तो नीचे आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई 100। ये तीसरे कंपाउंड के लिए आ गया। इसी तरह चौथे कंपाउंड के लिए, चौथा कंपाउंड हमें क्या दिया उसने, चौथा कंपाउंड वाटर दिया हुआ है, तो उसके लिए निकालते हैं। तो वाटर H2O, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। तो ऊपर क्या रखना है, मैस ऑफ ऑक्सीजन जो कि वाटर में है। तो एक ही ऑक्सीजन का एटम है वाटर में, तो 16 ऊपर रखेंगे। और नीचे क्या रखना है, टोटल मैस। तो टोटल मैस 16 ऑक्सीजन का होता है, 2 हाइड्रोजन कितने हो गया, 18। तो 18 नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई 100। अब देखो आप लोग 100, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो उसने कहा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की परसेंटेज जिसमें होगी वो बताना है। तो हमें पता सबसे ज़्यादा कैसे फाइंड करेंगे, ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो देखो 100 100 100 तो सब में सेम है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू वही आएगी जिसके डिनोमिनेटर, मतलब जिसके नीचे वाली वैल्यू सबसे कम होगी बटे के नीचे वाली। ऐसे ही होता है ना मैथ में, कि जिसके बटे के नीचे वाली वैल्यू कम होती है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आती है। तो ये देखो वाटर में 18 है, इसमें 46 है, बाकी सब में भी देखो इसमें 46 है और इसमें 32 है। तो सबसे कम वैल्यू बटे के नीचे किसकी है, वाटर की। तो इसकी वैल्यू भी फिर परसेंटेज की क्या आएगी, सबसे ज़्यादा आएगी। ये एक अप्रोच है इसको सोल्व करने की। वैसे आप सोल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया था। तो सबसे ज़्यादा आएगी परसेंटेज कंपोजिशन वाटर की, तो हमारा आंसर यही होगा। तो आंसर हमारा पास क्या है, डी वाला आंसर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एम्पिरिकल फार्मूला बट नो मोलिकुलर फार्मूला, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिनका एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है मगर उसका मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता। ए ऑप्शन है हमारे पास वाटर, तो वाटर का हमें पता है कि इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है H2O और इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O ही होता है, ठीक है। तो इसके अलावा बी ऑप्शन है हमारे पास C6H6, तो हमें पता है इसका मोलिकुलर फार्मूला तो होता है C6H6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH, तो इसके ये भी नहीं हो सकती ऑप्शन। उसने पूछा कि किस इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा बट मोलिकुलर फार्मूला उसका नहीं होगा। आगे H2O, तो इसका भी हमें पता है कि H2O इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है और H2O2 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला HO होता है। मगर जो डी वाली ऑप्शन है ना, इसको देखें ज़रा, डी वाली ऑप्शन में क्या है हमारे पास NaCl, और NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनका कोई मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता, इनका फार्मूला मास या फिर फार्मूला यूनिट होता है, क्योंकि इनमें कोई मोलिक्यूल नहीं होते, इनमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका फार्मूला मास होता है, तो इनका मोलिकुलर फार्मूला नहीं होता। तो वो हमें वो ऑप्शन मिल गया जिनमें क्या है, मोलिकुलर फार्मूला जिनमें नहीं होता। तो वो ऑप्शन कौन सी है, वो डी वाली NaCl की है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 में वो हमें कह रहा है द सोल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एनालिसिस, कंबशन एनालिसिस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी होंगी। तो इससे पहले ही हमने पढ़ लिया हुआ कंबशन एनालिसिस का, जब हमने 23 वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि कंबशन एनालिसिस में जो कार्बन होता है उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जो हाइड्रोजन होता है उससे हमें वाटर मिलता है। तो दो प्रोडक्ट हमें कंबशन एनालिसिस में मिलती हैं। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, इसका आंसर ये डी वाली ऑप्शन होगी, CO2 एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं, 28 की तरफ चलते हैं। एन एसिड विद मोलर मास 104, अब ये 104 इसका क्या है, मोलिकुलर मास है, ठीक है जी, मोलिकुलर मास एसिड का 104 है और उसमें कार्बन की कितने परसेंट है, 34%, हाइड्रोजन की 3.8% और जो बाकी बच गया वो ऑक्सीजन की है। वो कह रहा है इसका हमने बताना है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एसिड, एसिड का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो क्या होगा। तो एसिड का हमने क्या बताना है, मोलिकुलर फार्मूला बताना है। तो इस मोलिकुलर फार्मूला बताना है तो हमें बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि भाई इस परसेंटेज को देख के क्या करते हैं, इनसे इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना शुरू कर देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना शुरू कर देते हैं। फिर इस एम्पिरिकल फार्मूला को निकाल के ये n इंटू इस एम्पिरिकल फार्मूला को निकाल के जो फार्मूला है ना, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, इसको यूज़ करके इसका मोलिकुलर फार्मूला निकालना शुरू कर देते हैं। मगर हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्वेश्चन को गौर से पढ़ें ज़रा। वो कह रहा है एन एसिड विद मोलिकुलर मास 104, कि एक एसिड है उसका मोलिकुलर मास कितना है, 104। तो मतलब जो मोलिकुलर फार्मूला भी होगा उसका फिर मास क्या होगा, उसका मास भी 104 ही होना चाहिए। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन है जिसका मास 104 बन रहा है। तो ए वाली ऑप्शन को देखो, C3H4O4, C3H4O4। तो इसका अगर मास निकालें तो 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का मास होता है 12, 3 इंटू 12 हमारे पास हो गया 36। इसी के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये आ गया 4। इसी के साथ 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये आ गया हमारे पास 64। तो 64, 34 और 4, 60 और 64, 104। तो मतलब ए वाली ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया 104, क्योंकि ये एक मोलिकुलर फार्मूला है और मोलिकुलर फार्मूला का जो मास होता है उसे हम मोलिकुलर मास कहते हैं। तो यही हमारे पास ऑप्शन ठीक होगी। बाकी का अगर आप निकालोगे तो वो ठीक नहीं आएगा। जिस तरह ये CH2O का अगर मैं निकालूं तो C2H4 का निकालूं तो इसमें दो कार्बन है और 2 कार्बन का मास कितना होगा, 24, और एक हाइड्रोजन है उसका मास 1 होगा और एक ऑक्सीजन है उसका मास 16 होगा। तो 24 इंटू 16 कितना हो गया, 40 और 41 हो गया। तो जो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इस तरह बाकी ऑप्शन का आप निकालोगे तो वो भी हमारे पास ठीक नहीं आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है 6N, ये एक इक्वेशन हमें दी है, उसने केमिकल रिएक्शन की।
और इस इक्वेशन को देख के कह रहा है वो फॉर द अबव रिएक्शन इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विथ 230 ग्राम सोडियम, इसको याद रखें, और 320 ग्राम Fe2O3, देन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़, कह रहा है कि इस रिएक्शन में ये आपके पास अमाउंट है, तो हमें बताना है कि इन दोनों में से, ये दो रिएक्टेंट है Na और Fe2O3, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन सा होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो एक प्रॉपर्टी है, लिमिटिंग LR मैं लिख रहा हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कम बनाता है, प्रोडक्ट को लेस बनाता है, मतलब कम बनाता है। तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानने के लिए जो आमतौर पर तरीकाकार है वो क्या होता है कि हम इन दोनों रिएक्टेंट का इस प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, इन दोनों ही रिएक्टेंट का, और फिर देखेंगे इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट कम दे रहा है, तो वही रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम कंपेयर करते हैं Na को, कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट से Na2O से, Na को कंपेयर किया Na2O से, इस वाले रिएक्टेंट को हमने इस प्रोडक्ट से कंपेयर किया है। तो कंपेयर करते हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखो, ये जो Na है हमारे पास, इसके 6 मोल हुए, अगर इसके 6 मोल हुए तो ये जो Na2O है जो प्रोडक्ट है, तो इसके कितने मोल यूज बन रहे हैं, तो इसके हमारे पास 3 मोल बन रहे हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास सिचुएशन है। अब देखो उसने हमें दिया गया, उसने कहा कि हमारे पास जो Na है वो कितना है 230 ग्राम, तो Na को उसने हमें दे दिया है Na 230 ग्राम, मगर हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है वो किस हिसाब से लिखी है, नंबर ऑफ मोल से। ये जो इक्वेशन में सिंबल के पीछे ये नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में इक्वेशन लिखी है, तो मतलब हमें इस मैथ्स को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में, ताकि हम इनका कंपैरिजन अच्छे से कर सकें। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमें आता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस हमें कितना दिया गया है, मैस हमें दिया गया है 230 ग्राम, और मोलर मैस, सोडियम का जो मोलर मैस होता है वो होता है 23, तो डिवाइडेड बाई 23, तो ये 23 से कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने आ जाएंगे 10 नंबर ऑफ मोल्स। तो मतलब उसने दिए हैं हमारे पास, अगर 10 नंबर ऑफ मोल्स हुए तो प्रोडक्ट हमें कितनी बनेगी, ये हमने देखना है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा, x को एक साइड पे करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10, और 6 को दूसरी साइड पे जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 1 द 2, 2 5 द 10, ये 10 था, आप लोगों ने याद रखना है, ये 10 हमारे पास आया था, वो 16 लग रहा है इसलिए। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है x का मतलब वो 5 आ रहा है। तो मतलब Na के मुताबिक हमारे पास जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बने हैं वो कितने बने हैं, 5 नंबर ऑफ मोल्स बने हैं। अब हम दूसरी रिएक्टेंट के मुताबिक इसको कंपेयर करते हैं। तो दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास कौन सा था, दूसरा रिएक्टेंट था हमारे पास ये वाला Fe2O3। तो दूसरा रिएक्टेंट को कंपेयर करते हैं इस प्रोडक्ट से Na2O से। Fe2O3, और इसको कंपेयर करना है प्रोडक्ट Na2O से। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जब Fe2O3 के 1 मोल हैं तो Na2O के कितने मोल हैं, 3 मोल। तो ये हमने लिखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, जब Fe2O3 के हमारे पास 1 मोल हैं तो Na2O के हमारे पास कितने मोल हैं, 3 मोल्स। तो उसने दे क्या रखा है हमारे पास क्वेश्चन में कि जो Fe2O3 है वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास है 320 ग्राम। तो Fe2O3 का हमारे पास जो मैस है, इसका मैस है हमारे पास क्वेश्चन में वो है 320 ग्राम। मगर हमें पता है कि हमने ये जो इक्वेशन बनाई है वो नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे बनाई है, तो हमें इस मैस को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, और मैस हमें कितना दिया गया है, मैस हमें यहाँ पे दिया गया है
320 ग्राम। और मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, वो इसके इस फार्मूला से निकालेंगे। तो मोलर मास निकालने के लिए हमें पता है कि इसके जो एटम्स हैं उनके मास को हमने प्लस कर देना है। तो Fe का मास होता है हमारे पास 57, Fe का मास हमारे पास 56 होता है, 56। आयरन का मास 56 होता है और ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है। तो 2 Fe के एटम है तो हम 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1112। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन के 3 एटम में तो 3 × 16 हमारे पास कितना आता है 48। 1112 और 48 160 हमारे पास आ जाएगा। तो मतलब मोलर मास हमारे पास 160 आ गया। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2। इसका मतलब Fe2O3 अगर हमारे पास 2 मोल्स हैं तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी ये हमने बताना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x × 1 = 2 × 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 = 2 × 3 6। तो मतलब Fe2O3 के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट कितनी बन रही है 6 मोल्स बन रही है। तो देखो अब दोनों में से Fe2O3 या फिर Na में से किस में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास प्रोडक्ट के वो कम बन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो क्या बनाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम बनाता है। तो इन दोनों में से देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट कम बन रही है। तो हमें पता है वो सोडियम वाले केस में 5 मोल्स बन रही है सोडियम वाले केस में, और Fe2O3 वाले केस में 6 मोल्स बन रही है। तो हमारा आंसर फिर सोडियम के साथ जाना चाहिए। सोडियम एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ए वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HCl से और वो क्वेश्चन नीचे बनाता है Mg और ये वाली क्वेश्चन बनती है। अब वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि हमारे पास मैग्नीशियम भी 21 ग्राम है और HCl भी 21 ग्राम है, तो बताओ एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा होगा। हमने पीछे जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें हमने बताया था लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ पे जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक्सिस रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बनाता है वो होता है, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था सोडियम हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और इसके अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट बच जाता है, जो जब 2 रिएक्टेंट होंगे उसकी बात कर रहा हूँ, तो दूसरा रिएक्टेंट जो बन जाता है वो फिर एक्सिस रिएक्टेंट होता है। तो इसमें वो कह रहा है कि एक्सिस रिएक्टेंट को बताओ। इसके सवाल करने के 2 तरीके हैं। एक तो वही तरीका पुराना जो हमने 29 क्वेश्चन में किया है कि दोनों रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट से कंपेयर करो और फिर देख लो कि कौन सा रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट दे रहा है, और जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट देगा वो एक्सिस रिएक्टेंट होगा। एक तो यह तरीका है। अब दूसरा तरीका जो है यहाँ से शॉर्टकट में देखा जा सकता है, वो ये देखो, और ये बहुत अहम है, ये बहुत बच्चे के करते हैं, पहले वो लंबे तरीके की तरफ चल जाते हैं जो हमने पिछला रिएक्टेंट किया। यहाँ पे देखो हमारे पास जब केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मैग्नीशियम अगर 1 मोल है और HCl कितने मोल यूज़ हो रहे हैं 2 मोल्स। इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरे का पूरा रिएक्शन प्रोडक्ट बना देता है और ये रिएक्टेंट ख़त्म हो जाते हैं तो मैग्नीशियम के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं 1 मोल, और HCl के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं 2 मोल्स। मतलब मैग्नीशियम कम लग रहा है रिएक्शन में और HCl ज़्यादा लग रहा है। तो अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास इन दोनों की तादाद ही सेम हो जाए HCl की और मैग्नीशियम की, तो हमें पता है कि HCl जो है ये ज़्यादा लग रहा है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम कम लग रहा है पूरे रिएक्शन में। अगर हम इनकी तादाद ही सेम कर देते हैं तो तादाद सेम करने से क्या होगा, फिर HCl तो ज़्यादा चाहिए हमें मैग्नीशियम से, ठीक है, दोनों की तादाद अगर सेम कर दी तो अगर HCl ज़्यादा चाहिए और ये कम चाहिए तो HCl हमारे पास है कम, ये तो इसके बराबर है ना, मैग्नीशियम के बराबर ही है। तो फिर क्या होगा, HCl जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये कम है, हमें और चाहिए रिएक्शन को पूरा करने के लिए। रिएक्शन को पूरा करने के लिए जो HCl है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा चाहिए। तो फिर HCl क्या हो जाएगा हमारे पास, HCl हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा LIM, इसको मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट लिख रहा हूँ। और मैग्नीशियम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्सिस रिएक्टेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ए वाली हो सकती है, ए वाली होगी, हो कह सकती होगी।
तो इसके साथ आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने 29 वाले क्वेश्चन में किया था कंपैरिजन करके। जैसे कि मैग्नीशियम और HCl का हम कंपैरिजन करेंगे MgCl2 से। तो पहले हम मैग्नीशियम से करते हैं, मैग्नीशियम का कंपैरिजन MgCl2 से। तो MgCl2 हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक मैग्नीशियम 1 मोल है, तो MgCl2 भी 1 मोल ही यूज़ होंगे। ठीक है जी। और अब वो कह रहा है कि हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम का मैथ उसने दे दिया होगा हमें 21 ग्राम और HCl का भी 21। तो मैग्नीशियम अगर हमारे पास 21 ग्राम है तो मतलब हमने यहाँ पे मोल्स लिखे हैं, तो यहाँ पे मोल्स लो, तो 21 ग्राम, तो 21 नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस हमें कितना दिया गया है, मैस 21 ग्राम, और मैग्नीशियम का मोलर मैस होता है 24। तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे कि अगर हमारे पास 21/24 मोल्स हैं मैग्नीशियम के, तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी। तो प्रोडक्ट को देखते हैं कितनी बनती है वो। तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी मल्टीप्लाई करके x इंटू 1 एंड 21/24, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21/24 और x इंटू 1 x ही होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैग्नीशियम के केस में 21/24। इसके अलावा फिर हम दूसरा जो रिएक्टेंट है उसको कंपेयर करते हैं, ये HCl को। HCl बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल होगा, ये प्रोडक्ट हमारे पास 1 मोल बनेगी। तो इसको कंपेयर करते हैं HCl और MgCl2 को। HCl जब हमारे पास 2 मोल होगा तो ये प्रोडक्ट 1 मोल बनेगी। अब हमें उसने इक्वेशन में मतलब रिएक्शन में क्वेश्चन में हमें जो उसने HCl का मैस दिया हुआ है वो कितना दिया है, 21 ग्राम दिया है। हमें पता है कि हम यहाँ पे मैस दिया है और यहाँ पे हम मोल्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस मैस को हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करना है तो HCl में एक H होता है जिसका मैस 1 होता है, और Cl होता है जिसका मैस 35.5 होता है, और इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास 36.5 इसका मैस आ गया, मोलर मैस आ गया। तो ऊपर हमें क्या देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैस, जिसको हमने 21 रखा, और मोलर मैस 36.5 रखा। तो 21/36.5 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए HCl के केस में। तो इसको हम लेंगे, हमारे पास अगर ये 21/36.5 है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कितनी बनेगी। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई से x को 2 से और 21/36.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 2 21/36.5। अब ये 2 है, यहाँ पे जाके ये इससे मल्टीप्लाई होगा या फिर 21 से डिवाइड होगा। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो 2 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाई होकर 73 हो गया। तो हमारे पास HCl के केस में जो प्रोडक्ट आ रही है वो कितनी, 21/73। अब देखो HCl के केस में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बड़ा है, और मैग्नीशियम के केस में जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, 24 है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, देखो ऊपर वाली तो वैल्यू सेम है, इसमें भी 21 उसमें भी 21 है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो उसकी वैल्यू क्या आती है, हाई आती है। हाई आती है तो मतलब जो रिएक्टेंट हाई वैल्यू दे रहा है प्रोडक्ट की, वो क्या होना चाहिए फिर, एक्सेस रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कम वैल्यू देता है, मतलब लेस प्रोडक्ट को बनाता है, तो वो क्या होना चाहिए फिर, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमें पता है कि जो हमारे पास कम वैल्यू आई है वो किसकी आई है, HCl की। तो HCl हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, और इसी के साथ जो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू आई है वो किसकी आई है, वो आई है मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। तो हमारे पास आंसर वही आ गया मैग्नीशियम वाला, जो कि हमने दूसरे तरीके से भी किया था और 2 सेकंड में कर लिया था, मगर ये वाला तरीका थोड़ा लेंथी है। ये भी आपको आना चाहिए कि अगर आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूछ ले कौन सा है तो आपको आना चाहिए। तो नतीजा ये निकला इस क्वेश्चन से, अगर हमारे पास सेम मैथ दिया होगा रिएक्टेंट्स का, तो उन दोनों रिएक्टेंट में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वही होगा जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो HCl ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है 2 मोल्स, और उनमें एक्सेस रिएक्टेंट वही होगा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कम इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपने शॉर्टकट अपने नोट्स में लिख लेना है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31 है, और उसमें वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 5 cm³ ऑफ
C2H2। तो इस तरह का जो रिएक्शन है जिसमें वो आपसे पूछ लेता है कि प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट कि कितने मोल लगेंगे, कितने इसका वॉल्यूम लगेगा, या फिर कितना ये मैस बनेगा, कितना मैस लगेगा, इस तरह के रिएक्शन आपको इक्वेशन से सॉल्व होंगे। तो अभी वो कह रहा है कि कंबस्शन ऑफ C2H2 की कंबस्शन के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब पहले इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं, C2H2 की कंबस्शन, इसकी इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो जो C2H2 है, आपको पता है ये एक अल्काइन के फैमिली से है, अल्काइन हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वो हमारे पास दो चीज़ें देता है, CO2 और वाटर। CO2 देता है और वाटर देता है। अब इनके इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और जब कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है जी। तो अब इनकी इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोकार्बन के केस में ये याद रखना है कि जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, वो उतने ही मॉलिक्यूल बनते हैं जिसके हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ़ कार्बन है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगी। और इसके अलावा जो देखो नंबर ऑफ़ कार्बन 2 थे, यहाँ पे भी 2 हैं, बैलेंस हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे H2, और यहाँ पे भी H2O 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कार्बन बैलेंस हो गया। मगर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, O2, और यहाँ पे 2 to the 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, 2 to the 4, और एक ये ऑक्सीजन 5। तो मतलब हमें यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ लगाना होगा 5/2। तो ये हमारे पास अब परफेक्ट एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी 5/2 के साथ। तो हम इसको सही तरह से लिख लेते हैं कि C2H2 जब बर्न करेगी तो उसमें 5/2 जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लगेंगे, O2 के मॉलिक्यूल 5/2 लगेंगे। तो अब देखो वो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास पहले तो जो कह रहा है कि कितने हमें ऑक्सीजन चाहिए, वॉल्यूम उसका कितना चाहिए अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब C2H2 है। तो इसके लिए आप कंपेयर करोगे C2H2 और ऑक्सीजन को, जो उसने पूछा है, ऑक्सीजन का पूछा है और इसको वॉल्यूम दे दिया हुआ है, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर हमारे पास C2H2 1 मोल है, C2H2 1 मोल है, तो ये ऑक्सीजन कितने मोल है, 5/2 मोल्स है। तब उसने हमें क्वेश्चन में दिया क्या है कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यूब इथेन है, इथाइन है। तो हमें क्या करना है, इस मोल्स को, इन नंबर ऑफ मोल्स को, ये नंबर ऑफ मोल्स ही है ना, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इन नंबर ऑफ मोल्स को हमें कन्वर्ट कर देना है वॉल्यूम की सूरत में, फिर ही हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हमें पता है कि जब भी कोई गैस 1 मोल होती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसके मोलर वॉल्यूम Vm के बराबर होता है, जो कि होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। अब ये डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन में आप लोग देखो कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मतलब जब ये 1 मोल इथाइन थी तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जिसका वॉल्यूम ये होगा। अब 1 मोल का इसका वॉल्यूम ये होता है 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमारे पास जो गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 5/2 मोल्स थी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 5/2 इंटू 22.414 यही होगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या होगा, इसी तरह आता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब देखो वो कह रहा है कि जब ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये 1 मोल्स को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया और इसको 5/2 को भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि आपको जो इथाइन दी है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब दी है। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमने निकाला था वॉल्यूम 1 मोल का। वो कह रहा है ये आपको 5 मोल्स दिया है इथाइन ये वाली साइड पे ना, ये देखो, तो इसलिए हमने ये वाली साइड पे 5 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। और ये वाली वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम आपने ऑक्सीजन का फाइंड करना है, कितना लगेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x
हो जाएगा x इंटू 22,414 और ये इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 5/2 इंटू 22,414। अब देखो ये 22,414 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा उससे, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ये 5 इंटू 5/2 इंटू 22,414 और ये उधर जाकर जो डिवाइड हुआ था नीचे जाके 22,414 ये डिवाइड हो गया। हमारे पास जो आंसर आ गया वो इससे कैंसिल हो गया और x इज़ इक्वल टू आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 25 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 12.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब में सारे वॉल्यूम रखे थे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखते हैं 12.5 सेंटीमीटर क्यूब किस ऑप्शन में है हमारे पास। तो वो ऑप्शन हमें नज़र आ रही है सी वाली, 31 का आंसर सी होगा, 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास अगर 11.207 डेसीमीटर क्यूब मीथेन है तो उसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बताना है हमने। अच्छा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हमें बताना। तो हमें पता है कि कोई भी गैस, ये गैस है मीथेन, कोई भी गैस जब 1 मोल होती है, कोई भी गैस अगर 1 मोल हो, 1 मोल, तो उसमें जो उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसके मोलर वॉल्यूम Vm के बराबर होता है, जो कि होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मगर यहाँ पे जो हमें उसने दिया है वो दिया है 11.02 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, मतलब इससे हाफ दिया हुआ है 22.414 से। और किसका दिया है? 1 मोल मीथेन का दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 1 मोल जो है मीथेन होती है CH4, तो उसका वॉल्यूम कितना होता? Vm वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल मीथेन में फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं? यहाँ पे 4 लिखा है ना, CH4, तो इसमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी क्या होते हैं? 4 होते हैं। मगर उसने हमें ऑप्शन में क्या दे रही है कि हमारे पास जो मीथेन का वॉल्यूम है वो कितना है? वो हमारे पास है 11.202 डेसीमीटर क्यूब है। तो मतलब 22.4 से हाफ हो गया। तो जब हाफ हो गया वॉल्यूम, तो हाफ हो गया वॉल्यूम, तो मतलब मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी क्या हो जाएंगे? 4 से 2 हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी क्या हो जाएंगे? 2 मोल्स हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन 2 मोल्स वाली कौन सी करेक्ट है। तो 2 मोल्स वाली ऑप्शन देखते हैं कौन सी करेक्ट है। पहले ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल्स, बी वाली ऑप्शन में 2 मोल्स हमारे पास करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33। हाउ मच एलुमिनियम इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म एलुमिना विद 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमें पास एलुमिनियम कितना चाहिए होगा अगर हमने एलुमिना बनाना है। तो ये वही क्वेश्चन है मैंने जो आपको पीछे भी बताया था, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था इथीन वाला। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं हमें स्टोशियोमेट्री वाले टॉपिक से, कि हमारे पास एक इक्वेशन दे देता है, जैसा कि उसने कहा कि हमारे पास एलुमिना हमने बनाना है। तो एलुमिना का क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है Al2O3। एलुमिना जो बनता है वो एलुमिनियम से और ऑक्सीजन से बनता है। तो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो वो इस तरह की बनती है, एलुमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलके हमें क्या देते हैं? एलुमिना Al2O3। अब देखो इसको बैलेंस करना है, वो हमने सीखना है। तो बैलेंस करने के लिए हम देखो एलुमिनियम यहाँ पे कितने Al2, तो यहाँ पे फिर हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एलुमिनियम बराबर हो गए O, यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर लगा दें 3 तो 3 2 6, और यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो 2 3 6। अब ऑक्सीजन बराबर हो गए, मगर अब ये है कि ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, मगर यहाँ पे एलुमिनियम क्या हो गए? एलुमिनियम बराबर नहीं हुए। अब ये 2 2 4 हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को हटा के यहाँ पे लगा देंगे 4। तो अब तकरीबन हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। तो
तो जब भी इस तरह के सवाल जब आपको आएँ जिसमें वो आपको इक्वेशन दे के, यहाँ पे तो इक्वेशन नहीं दी मगर MD-CAT में प्रैक्टिस यही है कि इक्वेशन देता है, तो इक्वेशन दे के आपसे पूछेगा कि ये कितने चाहिए होंगे, ये कितने, तो आपने इक्वेशन बना के उसको कंपेयर करना है जो भी हम करने वाले हैं। तो वो कह रहा है कि आपने बताना है इनमें से एलुमिनियम कितना चाहिए होगा, मतलब एलुमिनियम का मैस कि एलुमिना बने, जबकि हमारे पास जो मैस ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है 12 ग्राम। तो हमने एलुमिनियम और ऑक्सीजन को कंपेयर करना है क्योंकि उसने हमें एलुमिनियम का पूछा है कि कितना बनेगा और ऑक्सीजन की अमाउंट दी हुई है। तो उन्हीं चीज़ों को कंपेयर करना है जिसका एक तो जिसका पूछा होगा और दूसरा जिसकी अमाउंट दी होगी, तो उन दोनों चीज़ों को आपने कंपेयर करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक एलुमिनियम जो हमें दिए हैं वो कितने दिए हैं, वो 4 मोल्स दिए हैं, और ऑक्सीजन कितने दिए हैं, वो 3 मोल्स दिए हुए हैं, ऑक्सीजन के 3 मोल्स दिए हुए हैं। तो 4 और 3 मोल्स हमें दिए हुए हैं। मगर जो क्वेश्चन में हमें दिया है उसने कहा है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना मैस है, 12 ग्राम मैस है। तो क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मैस हमें दिया है 12 ग्राम। क्योंकि हम यहाँ पे मोल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस हमें दिया गया है 12 और मोलर मैस O2 का कितना होता है, O2 का होता है 32। तो 12 ओवर 32 हमारे पास इसका मोलर मैस 12 नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो 4 3 द 12 और 4 8 द 32, यहाँ पे 32 आना है 32, तो ये हो जाएगा 3 ओवर 8 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो वो कह रहा है अगर हमारे पास ऑक्सीजन के 3 ओवर 8 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो हमें एलुमिनियम कितना चाहिए होगा। तो हम इसको फर्दर वही सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 3 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 4 ओवर इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 8। तो 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा उससे, तो x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3 इंटू 8, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 द 4, 4 2 द 8, मतलब 1 ओवर 2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, एलुमिनियम के। x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। तो क्वेश्चन में देखो आप लोग जो ऑप्शन हमें दी गई हैं, ऑप्शन में हमें सिर्फ मैस दिया गया है, ये देखो सारे मैस की ऑप्शन दी गई हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स एलुमिनियम के आए हैं 1 ओवर 2, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मैस में। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। तो हमें इसमें से मैस हमें फाइंड करना है, तो मैस को एक साइड पे करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ये m उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो मैस हमें फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स हुए हैं 1 ओवर 2 और मोलर मैस एलुमिनियम का होता है, एलुमिनियम का मोलर मैस होता है 27। तो 1 ओवर 2 इंटू 27 ये हो जाएगा 27 ओवर 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 13.5 के करीब आंसर, 13.5 ग्राम। तो आंसर हमें देखो कौन सा मिल रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमने सोल्व किया था, आंसर बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ रही है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन 34 है। द एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। एक्चुअल यील्ड का मुराद ये है कि ऐसी यील्ड जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिलती है। जैसा कि ये हमारे पास देखो, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, एलुमिनियम और ऑक्सीजन मिलके हमें एलुमिना दे रहे हैं। इसके मुताबिक अगर ये दोनों रिएक्टेंट 4 और 3 मोल्स मिलके हमें एलुमिना बनाता है तो हमारे पास एलुमिना 2 मोल्स एग्जैक्टली 2 मोल्स बनेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 मोल्स बनेगा। ये हमें यील्ड मतलब प्रोडक्ट मिली है किससे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। मगर जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो वाली यील्ड मतलब वो वाली प्रोडक्ट की मिकदार होती है जो हमें एक्चुअल में मिलती है। तो इसलिए हम ये थी थ्योरेटिकल यील्ड जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिली, ये थी थ्योरेटिकल यील्ड। जो हमें एक्चुअल यील्ड है वो हमें असल में जो प्रोडक्ट मिलती है वो होती है। तो जो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा जो है वो कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। एक्चुअल जो होती है ये हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल से।
इसकी वजह यह है कि कुछ इनएक्सपीरियंस वर्क भी हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और हमें जो प्रोडक्ट है वो कम मिलती है। और इसके अलावा कुछ वर्कर्स की या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट की गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो यही उसने पूछा हुआ है यहाँ पे हमारे पास कि जो एक्चुअल यील्ड है इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, तो इसकी वजह क्या है। तो ड्यू टू मतलब इसकी वजह क्या है, तो वजह इसकी साइड रिएक्शन कुछ हो सकते हैं, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल लॉस हो सकता है, मतलब मशीनरी की ख़राबी हो सकती है, कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, और कुछ साइड रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो ये डी वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि जो नीचे दिए गए हैं इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो वाली हमने बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट को देखो, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, वो रिएक्शन के एंड पे कंज्यूम्ड होता है। हमें पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो वाला रिएक्टेंट होता है जो कि कम मिकदार में पाया जाता है। मतलब जब रिएक्शन का एंड हो रहा होगा फिर तो ये रिएक्टेंट कम मिकदार में है, तो ये फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन के एंड पे ख़त्म हो रहा होगा, मतलब कंज्यूम्ड एंड पे हो रहा होगा। तो पहली ऑप्शन ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। दूसरी ऑप्शन, एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये वाली ऑप्शन नहीं ठीक। हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो एक्चुअल यील्ड होती है, जो असल में हमें मिलती है, वो हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अभी पढ़ा है। तो ये बी वाली ऑप्शन हमें ठीक लग रही है कि ये इनकरेक्ट है, तो यही हमने बतानी थी कौन सी इनकरेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगी। तो अभी आगे वाली ऑप्शन भी देख लेते हैं, उसमें कुछ शायद कुछ हो मज़ेदार। तो आगे वाली ऑप्शन, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैन बी डन इफ़ नो साइड रिएक्शन अकर। हाँ ठीक है कि हम स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन उस वक्त कर सकते हैं कि इतने रिएक्टेंट से इतनी प्रोडक्ट हमें मिलेगी जब साइड रिएक्शन नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की थी कि एलुमिनियम कितना चाहिए होगा, तो वो ये तब भी करेंगे जब हमारे पास कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा। आगे डी वाली ऑप्शन देखते हैं कि द एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स आर सेम, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। देखिए वाटर जो है H2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है और ये H2O इसका मोलिकुलर फार्मूला भी है। इसी तरह C12H22O11 इसका ये मोलिकुलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है, दोनों ही सुक्रोज की ये चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनका एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। तो इसके लिए एक और बात याद रखें, हमारे पास जो मोलिकुलर फार्मूला इज़ इक्वल टू होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा तो उनके लिए N की वैल्यू क्या होगी, 1। जब हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला इज़ इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो यही आपने याद रखना है कि कौन से कंपाउंड है जिनके लिए N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमने यहाँ पे 2 कंपाउंड पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, एक वाटर पर है और एक C12H22O11 पर है। ठीक है जी, तो ये एक एडिशनल चीज़ थी आपके लिए। इसी तरह की चीज़ें हम सीखते भी जाएंगे साथ साथ। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36। द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय नोइंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कि कोई रिएक्शन जो है वो कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट से मुराद कि वो प्रोडक्ट हमें कितनी दे रहा है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट देगा वो उतना ज़्यादा उसका एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी होता है कि हम उसको इनपुट कितनी दे रहे हैं, इनपुट, और वो आउटपुट मतलब हमें प्रोडक्ट कितनी दे रहा है। तो कोई भी रिएक्शन की आउटपुट जो है वो तब भी जब ये आउटपुट ज़्यादा होगी, जो आउटपुट ज़्यादा होगी नीचे वाली वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई 100 भी करना है ना, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये फिर हमें एफिशिएंसी क्या आएगी, ये भी ज़्यादा आएगी। तो जो हम एफिशिएंसी का पता कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट की फॉर्म कैसे होगी इससे पता कर सकते हैं। मतलब हमारे पास सी वाली करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37। विच वन मोल
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कम्प्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन, विच वन विल गिव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि जब हम इन सब जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनके एक एक मोल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट किस में आएगी। तो हम इन सब को पहले एक एक मोल को बर्न करके देखते हैं। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मैंने बताया था। और इसके अलावा अब बराबर करना है इसको, तो ये देखो कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, हाइड्रोजन नहीं बनेगा, सॉरी, इसमें इस वाले केस में हाइड्रोजन वाटर नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलके हमें कार्बन मोनोऑक्साइड देती है, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो यहाँ पे CO2 CO, यहाँ पे भी CO2 हमें मिल जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन O2 होता है, तो यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे, ठीक है, 1/2 लिखेंगे यहाँ पे 1/2, हाँ 1/2। तो ये इक्वेशन हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बन गई। आगे है दूसरी ऑप्शन में हमारे पास इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन तो C2H6। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चीज़ें देगा। मैंने बताया था पीछे कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। अब ये देखो हाइड्रोकार्बन में मैंने कहा था कि जितने कार्बन के एटम होंगे उतने ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसमें कार्बन के कितने एटम हैं, 2, तो हमारे पास जो कार्बन के इथेन था तो यहाँ पे कार्बन के 4 एटम होने चाहिए हमारे पास। और गलतियाँ बहुत हो रही, तो कार्बन के 4 एटम होने चाहिए, और यहाँ पे भी फिर 4 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आने चाहिए, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, क्योंकि हम बताया था कितने कार्बन के एटम होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। C4, यहाँ पे भी 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। H कितने होंगे, C4H10, तो यहाँ पे देखो 5 H2O, मतलब H2 है 2, तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ 5 तो 5 to the 10, तो हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। मगर यहाँ पे देखो C4H10 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे 4 to the 8 और 5 13 है। तो यहाँ पे हम कैसे पूरे करेंगे, यहाँ पे हम पूरे करेंगे 13 है, तो यहाँ पे हम 7/2 इसको ले लेंगे। तो ये देखो अब सब यहाँ पे हमें 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और यहाँ पे हमें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी। इसको आपने याद रखना है, हमें बताना है कि किस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो आगे आते हैं, अब तीसरे वाली ऑप्शन में हमारे पास क्या है, तीसरे वाली ऑप्शन है डायमंड की। तो तीसरे वाली डायमंड मतलब कार्बन की, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ही मिलती है, ठीक है। अब एंड वाली में मिथेन ऑप्शन है हमारे पास CH4। तो CH4 जब ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट है, तो CO2 मिलेगी और H2O मिलेगा, CO2 और H2O। तो CO2 कितने बनेंगे, 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ही कार्बन का एटम है। H2O यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे 2, तो 2 to the 4 H2O, 2 to the 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन O2 CO2 और H2 to the 4 ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मोल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। ये सही से नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। CO2 यहाँ पे भी H2O, तो 2 H2O यहाँ पे 2 दोबारा से ड्रा करते हैं। ये ड्रा कर लेते हैं, तो CO2 बनेगा और साथ इसके H2O बनेगा। CO2 उतने बनेंगे जितने कार्बन का नंबर है, तो मतलब 1 मॉलिक्यूल। H2O में देखो हाइड्रोजन के 2 एटम है, और यहाँ पे कितने 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाएं तो 2 to the 4, मगर यहाँ पे अब ऑक्सीजन देखो 2 ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो अब बराबर होगा 2 to the 4, और 2 और तो 2 और 4 यहाँ पे भी है। अब देखो इसमें वाटर का ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, इसमें भी एक ही बना, इसमें 4 बने हैं, तो ज़्यादा किस में होंगे फिर, इथेन वाले केस में। तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, इथेन में। बैलेंस केमिकल क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ वी हैव द mass of one substance then we can calculate the volume of the other substance।
तो ये बहुत आसान है कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मास हो और तो हम दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। स्टोशियोमेट्री में है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो ये बी वाली ऑप्शन ठीक होगी, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्ट्रल डाटा गिवन कैलकुलेट द मास ऑफ नियॉन एंड सर्कल द बेस्ट ऑप्शन। तो नियॉन के उसने दो आइसोटोप्स हमें यहाँ पे दिए हैं और होते भी दो ही हैं इसके, नहीं तीन आइसोटोप्स होते हैं इसके। तो एक है नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22 और उनकी एबंडेंस दी हुई है कि ये कितनी एबंडेंस है। तो हमें पता है कि वो कह रहा है कि इनका जो होगा एवरेज एटॉमिक मास नियॉन का निकालना है, नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो जैसा कि अगर मैं देखूँ हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके कितने आइसोटोप्स हैं 2 1, हाइड्रोजन 1 1 और हाइड्रोजन 3 1। अब देखो इनका मास नंबर क्या है 2 1 और 3। अब हमने इनका मास नंबर तो आइसोटोप्स का डिफरेंट आ गया, तो मतलब हम हाइड्रोजन को क्या कहें, इसके मास नंबर को 2 कहें या 1 कहें या फिर 3 कहें। तो इसके लिए हमने एक नई टर्म यूज़ की है जिसको हम कहते हैं एवरेज, ए से एवरेज एटॉमिक मास AMM। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि हमने इन सारे आइसोटोप्स को मास को एवरेज करना होता है इनकी अबंडेंस से। तो कैसे करते हैं अभी ये वाली एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि पहले एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहले हमने पहला आइसोटोप्स लेना है नियॉन 20। तो इसके मास को हमने नियॉन 20 को मास को नियॉन 20 की अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 90.92 इसकी अबंडेंस है। इसी के साथ फिर हमने इसको प्लस करना है और दूसरा आइसोटोप्स लेना है नियॉन 21 और इसको नियॉन 21 की अबंडेंस 0.2 से 26 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह तीसरा आइसोटोप लेना है नियॉन 22 और इसको इसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है 8.82 और इसको फिर सारे को डिवाइड कर देना है 100 से। जब डिवाइड करोगे 100 से तो ये तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, ये आपको ना पूरा एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल है वहाँ से आपको दिया हुआ है। तो बोर्ड में या फिर बोर्ड में नहीं MD में कुछ क्वेश्चंस तो कुछ न्यूमेरिकल्स तो एग्जैक्टली बुक की लाइन से बुक के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो जो उसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि MD में सारी एग्जांपल्स को देख के जाएं, न्यूमेरिकल्स को देख के जाएं, उनके आंसर्स को रट के जाएं। आपको रटे हुए होने चाहिए, इतनी आपने केमिस्ट्री पढ़ लेनी है, ठीक है। तो अब जैसा कि 2016 में एक MCQ आया था, आप लोगों को कराऊंगा भी, वो सीरी पूरी की पूरी एग्जाम्पल बुक से उठाई हुई थी, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो आता है वो आता है 20.18 AMU। तो ऑप्शन में देखो 20.18 AMU कहाँ पे है, तो वो बी वाली ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब यहाँ पे आपने देखा है कि वो क्या पूछ रहा है, क्लोरीन एटम्स पूछ रहा है। तो इससे पीछे वाली वीडियो में हम इस तरह के सवाल बहुत किए हैं कि किसी भी सवाल में अगर आपसे वो कहता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ़ एटम्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ़ एटम इज़ इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स एंड मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मैंने बताया था कि जो आपको सब्सटेंस दी है उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं वो एटॉमिसिटी होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो आप लोग, उसमें वो कह रहा है कि 2 मोल्स हमारे पास क्या है, Cl है, 2 मोल Cl है। Cl मतलब Cl का एटम दिया है क्लोरीन का, Cl2 देता तो वो क्लोरीन गैस होती, ठीक है। अब Cl दिया तो मतलब Cl का एटम, तो इस Cl में एटम कितने हैं, एक ही एटम है क्लोरीन का, तो एटॉमिसिटी हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। अगर Cl2 गैस देता क्लोरीन गैस, तो फिर हमारे पास Cl2 का फॉर्मूला होना था, तो फिर हमारे पास एटॉमिसिटी होनी थी 2, मगर हमारे पास अभी एटॉमिसिटी क्या है 1। तो मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है 2 दी है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो आएगा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 10 की पावर
23 और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आएगा। तो यही हमारे पास आंसर होगा बुक, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास इसी तरह उसने दिया है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ। ये देखो, ये हमारे पास आंसर है 2 × 6.0 10⁻23 एटम्स, ये आंसर है। इसके अलावा लास्ट वाले ऑप्शन में भी यही मिल रहा है, मगर यहाँ पे क्या है 22 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। हमारे पास आंसर जो होगा वो ए वाला होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या किया कि किप्स के जो 20 MCQs थे नेक्स्ट वो हमने सोल्व किए हैं। चैप्टर 1 के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, MD-CAT प्रैक्टिस MCQs। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरों को भी हमारे चैनल पे आने की दावत दें। शुक्रिया।